डीसी सर्किट में हमारे पास बस एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, वो है आपके पास पोटेंशियोमीटर का। और पोटेंशियोमीटर में कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेरिएशंस होती हैं। और वेरिएशन इन द सेंस कि उसमें आपके पास डायग्राम में भी आप देख रहे होगे कि एक पूरा लेंथ गिवन है, और इस लेंथ पे हम अपनी मर्जी से वेरिएशंस यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर, और इसमें हम देखते हैं बेसिकली पोटेंशियोमीटर आपके पास एक तरह से इसमें वेरिएबल वोल्टेज का ही काम हो रहा होगा, क्योंकि आपके पास जिस तरह देख रहे हो आप, वोल्ट मीटर के साथ एक वायर हमने कनेक्ट की है। ठीक है। यहाँ पर ये जो टोटल रूलर की लेंथ है, इसे हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है एक्स और टी के बीच में, इसे हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मतलब स्केल स्टार्ट हो रहा है पॉइंट एक्स से, और वो एंड हो रहा है वाई पे। और उसके बीच में आप कोई भी लेंथ कंसीडर कर सकते हो, मतलब वोल्ट मीटर की एक वायर ये जो आपको यहाँ मिल रही है पॉइंट टी पर, ये फ्री है आपके पास, आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हो, और इसे आप नाम दे सकते हो मूवेबल जंक्शन का। तो ये हमारे पास मूवेबल है, इसको हम अपनी मर्जी से किसी भी लेंथ पे रख सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही होगी कि हमने रेजिस्टर भी लगाया हुआ है यहाँ पर, और रेजिस्टर की वजह से आपके पास वैल्यू जो है वो लेंथ की इंक्रीज करते हैं अगर हम, तो रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है। और लेट्स सपोज जो हमारे पास E1 यानी जो हमारा पहला सोर्स है, वो हमें सप्लाई कर रहा है 10 वोल्ट। और बाकी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इसमें वेरिएशन आ सकती है। और लेट्स सपोज आप इसको एक्स पॉइंट पर जब ये फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपके पास इस यहाँ से फ्लो करते हुए वो पहले आएगा पॉइंट एक्स पे। तो पॉइंट एक्स पे आपको पूरा पूरा सबसे पहले 10 वोल्टेज मिल रहा होगा, क्योंकि अभी हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमें +10 मिल रहा होगा पॉइंट एक्स से पहले पहले। उसके बाद अब पॉइंट एक्स से जब आप आगे ट्रेवल करोगे, ठीक है, उससे आप जब आगे ट्रेवल करोगे तो डिपेंड करता है कि आपके पास जंक्शन कहाँ पर है। ठीक है। मतलब अगर आप जंक्शन को देखो, तो जंक्शन अगर बिल्कुल मिड में है, अभी तो वो बिल्कुल मिड में ही है ऑलमोस्ट। तो जितना डिस्टेंस आप यहाँ पे कवर करोगे एक्स के साथ, ये वाला, तो ये आपको बताएगा कि कितनी लेंथ आपने कवर की है, और उसके हिसाब से आपको आउटपुट वोल्टेज कितना मिलना चाहिए। ठीक है। आउटपुट वोल्टेज के लिए आपने यहाँ वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, जो आपको आउटपुट की वैल्यू बता देगा कि आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है आपको। ठीक है। और जैसे जैसे आप लेंथ को इंक्रीज करोगे, तो लेंथ को इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। और आपने पोटेंशियल डिवाइडर में भी पढ़ा हुआ होगा कि वोल्टेज हम रेजिस्टेंस जितनी इंक्रीज होती है, वोल्टेज आपके पास दो टर्मिनल्स के बीच में उतना हाई हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, लेट्स सपोज पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं कि जो जंक्शन है आपके पास, जिसको हमने टी से मार्क किया हुआ है डायग्राम में, उसे हम रखते हैं एक्स पे और वाई पे। हम दोनों पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपने पॉइंट एक्स पे रखा, ठीक है, मतलब आप इस टी को मूव करवा के बिल्कुल एक्स पे ले आओ, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ। ठीक है। तो जब आप इसे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड एक्स पे ले आओगे, तो आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए? अगर इस कम टी को होनी आप, चाहिए। जी- अगर हम इस टी को मूव करके यहाँ एक्स तक ले आए, ठीक है,
तो वोल्टेज की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, या कहीं मिड में होगी? तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? सर लेंथ तो कम हो रही है ना, तो वोल्टेज भी कम ही होगा। लेंथ कम हो रही है, वोल्टेज भी बिल्कुल कम होगा। और एक चीज आप देख रहे हो कि हमारे पास जो वायर ये बीच में लगी हुई है, ठीक है, वायर एक्स से स्टार्ट हो रही है और वाई पे एंड हो रही है। इसका मतलब ये कि अगर आप बिल्कुल इसे एक्स पे ले आओगे, तो एक्स पे लाने का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पर आ गए। तो लेंथ तो आपकी वहां पर कोई स्टार्ट ही नहीं हुई, तो वोल्टेज जीरो होगा। क्योंकि जो डिस्टेंस कवर कर रहे थे, जिसको हम स्मॉल एक्स से लिख रहे हैं, वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपने कोई लेंथ या डिस्टेंस कवर ही नहीं किया। ठीक है। और अगर आप इसको ले जाओ पॉइंट वाई पे, जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम आपके पास बिल्कुल लास्ट में है, तो वहां पे आपके पास वोल्टेज क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम हो जाएगा। तो वहां पर हम वोल्टेज को लिख सकते हैं एक्स वाई, मतलब जो एक्स पहला पॉइंट है, वाई आखिरी पॉइंट है, उसके बीच में जितनी भी लेंथ है, तो उस पे जितना वोल्टेज होगा वही आपके पास फाइनल वोल्टेज बताएगा आपको। क्योंकि जो इस बार आपने लेंथ कंसिडर की, वो कैपिटल एल के इक्वल कंसिडर किए, जो आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है। तो सिंपल सी बात हमें इसमें ये कंक्लूड की कि जैसे जैसे आप एक्स से वाई की तरफ मूव करोगे, वोल्ट मीटर की रीडिंग आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। तो आप एक्स टू वाई जैसे मूव करोगे, तो आपके पास वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास। और दूसरी बात ये कि जो हमने जर्नल कॉन्सेप्ट्स अभी डिस्कस किए कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और इसी तरह से वोल्टेज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी, तो दोनों पे आपके पास साथ साथ इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी बता सकते हो, मतलब ये एक तरह से एक चेन बन जाती है। लेंथ बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ी, तो आपके पास वोल्टेज बढ़ गया। और इन शॉर्ट आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये हमारे पास एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टर था, जो बीच में वायर लगी हुई थी। मेन काम उस वायर की लेंथ के साथ हुआ कि जब आप लेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे, तो आपका वोल्टेज भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो रही थी। तो आप वायर को सिंपल कंसिडर कर सकते हो कि द वायर एक्स एज अ वेरिएबल रेजिस्टर तो उसे हम एज अ वेरिएबल रेजिस्टर भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसने सेम वही वेरिएबल रेजिस्टर का काम किया है। और दूसरी बात ये कि द वोल्टेज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ कंसिडर्ड। तो जो भी हमारी लेंथ कंसिडर हम कर रहे होंगे, तो वोल्टेज भी हमारा उसी के साथ लिंक हो जाएगा। तो जितना आपका वोल्टेज उतना ही, जितनी आपकी लेंथ उतना ही आपको वोल्टेज मिलेगा।
ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं sir। तो बेसिकली आप वोल्टेज को सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि जो लेंथ है आपकी, जो भी कंसिडर कर रहे हैं हम स्मॉल एक्स से, उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो भी वोल्टेज होगा बिटवीन एक्स वाई, डिवाइड कर देंगे उसको लेंथ से। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू। और अभी इसमें ख़त्म नहीं हुआ ये, अभी इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं बेसिकली। कि लेट सपोज अगर आप इसकी एक और डायग्राम कंसिडर करो, कि लेट सपोज हम इसमें कोई एक और लोड कनेक्ट कर दे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ वोल्ट मीटर लगाया हुआ था, कोई लोड नहीं था। ठीक है, अगर हम इसकी जगह पे कोई लोड लगाते हैं, जैसे कि हम एक लैम्प कनेक्ट कर दें सर्किट में। अब ये वाली आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम में E1 सेम उसी तरह से कनेक्टेड है, उसी तरह से स्केल है आपके पास, और जंक्शन बना हुआ है, और करंट की डायरेक्शंस आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर दी। ठीक है, और इससे होगा ये कि आपके पास जब करंट इस पॉइंट पर पहुंचा, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक आपके पास वो चला गया सिंपल वायर की डायरेक्शन में, और दूसरा चला गया लोड की तरफ। ठीक है, अब इस केस में आपके पास होगा ये कि यहाँ पर हमने बेसिकली सबसे पहला काम ये किया कि वोल्ट मीटर को रिप्लेस कर दिया लैंप के साथ। क्योंकि वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करके बता रहा था, लैंप जो है वो आपके पास वो वोल्टेज कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो अब ये हमने चेक करना है कि एक्स से लेके वाई तक का जो चेंज आएगा अब, वो किस तरह से होगा। ठीक है, अब दोबारा से हम जंक्शन को कंसिडर करते हैं, तो जंक्शन को हम कंसिडर करते हैं। सर आप लैम्प को एज अ वोल्ट मीटर ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वोल्ट मीटर का काम ये था, वो आपको वोल्टेज बता देता कि कितना मिल रहा है। अब हमने क्या किया, लैंप लगा दिया बेसिकली, क्योंकि लैंप अगर आपके पास वहां पर उसको उसका रिक्वायर्ड वोल्टेज मिलेगा, तो वो आपके पास ग्लो करने लग जाएगा, मतलब वो वोल्टेज कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो हमें एम मीटर में मिल जाएगी कि करंट कितना वहां पर मिल रहा है हमें। और कैलकुलेशंस वगैरह हम उसकी डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ इंक्रीज करेगी, क्या चीज़ डिक्रीज करेगी। ठीक है, अभी हम जर्नल डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यूज वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमें कुछ जर्नल आइडियाज इसके डिस्कस करने कि इसमें वेरिएशंस किस किस तरह से है। तो सबसे पहले हम जंक्शन को सेम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे एक्स से, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाई पे। तो हम इसको अगर एक्स पे कंसीडर करते हैं, तो एक्स पे कंसीडर करने का मतलब ये सेम आपके पास सेम सिनेरियो रहेगा कि जो वोल्टेज आपके पास पास हो रहा होगा लैंप से, हम इसके वोल्टेज को लिख लेते हैं VL, यानी जो वोल्टेज आपको लैंप से मिल रहा है। और इसका जो करंट होगा, उसे हम लिख लेते हैं IL, यानी जो करंट लैंप से पास हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अब जो हम इसका वोल्टेज कंपेयर करेंगे एक्स पे रख के, तो एक्स पे आपको अगेन सिंपल वही बात पता है कि कोई आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो जो वोल्टेज होगा लैंप का वो जीरो हो जाएगा। और करंट की वैल्यू क्या होगी, IL की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। पक्की बात है, अभी हमने जंक्शन को एक्स पे रखा है। लेकिन अगर हम वोल्टेज कम करें तो रेजिस्टेंस भी तो कम होगी। वोल्टेज को कम करें, रेजिस्टेंस भी कम होगी, बिल्कुल। और लेंथ भी कम हो रहा है तो करंट को तो ज्यादा होना चाहिए। तो आपके पास जब एक्स पे हमने से रखा, तो एक्स पे रखने का मतलब ये कि हम बिल्कुल जीरो पर हैं। तो जीरो पर होने का मतलब ये हुआ कि आपके पास करंट की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो करंट भी आपके पास कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास जंक्शन बिल्कुल एक्स पे होगा, यानी यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास
करंट की जो वैल्यू लैंप को मिल रही होगी वो जीरो होगी, क्योंकि वोल्टेज भी आपके पास जीरो है। ठीक है। ठीक है और सर, समझ आ गई। हाँ, और अगर आप इसे वाई पर ले जाओ, क्योंकि ये एक पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम कर रहा है, तो जब एक्स पे थे इसका मतलब हम जीरो पर थे, तो जीरो का मतलब आपके पास करंट भी नहीं मिलेगा। और जब आप वाई पर जाओगे तो वाई पर आपको किस तरह से वैल्यू मिलेगी? वाई से पे वोल्टेज तो मैक्सिमम हाँ, होगी। तो जो लैम्प को वोल्टेज मिलेगा वो लास्ट सेम उसी तरह से होगा, वी एक्स वाई। और वो जितना भी होगा एक्स वाई के बीच में भी, क्योंकि वैल्यूज तो हमारे पास नहीं है, बस इतना पता है कि मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम होने का मतलब ये कि करंट भी कितना होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। सही है, क्योंकि अब आपके पास फुल ब्राइटनेस मिल रही है, फुल आपको करंट मिल रहा होगा यहाँ पर। और लैंप भी जो है वो आपके पास मैक्सिमम ब्राइटनेस पर होगा। ठीक है। तो इसमें भी जब आप एक्स से वाई पे मूव कर रहे हो तो आपका करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और जो लैंप की तरफ से करंट फ्लो कर रहा है वो भी आपके पास इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है। और ये जो सेकंड करंट हमारे पास वायर से फ्लो कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं आई डब्ल्यू, यानी वो करंट जो वायर से पास हो रहा हो। ठीक है। तो वायर का करंट अलग होगा, लैंप से पास होने वाला करंट आपके पास अलग होगा। और जो आपने टोटल करंट फाइंड आउट करना हो, तो टोटल करंट आप फाइंड आउट कैसे करोगे? दोनों को सम कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस पॉइंट पर आकर आपके पास कॉम्बिनेशन पैरेलल बन रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है करंट आपके पास डिवाइड होता है। ठीक है, सीरीज होता तो सेम रहता, लेकिन इस पॉइंट पर आकर करंट जो दो जगह मूव कर रहा है डिवाइड हो रहा है, और वो पैरेलल में डिवाइड हो रहा है, तो करंट की वैल्यू भी आपके पास दोनों के सम के इक्वल होगी। ठीक है। और इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर भी यही कंक्लूड किया हमने, कि जब आप जंक्शन को मूव कर रहे हो, मूविंग जंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो आपके पास जो जो क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं उनमें से एक क्वांटिटी आपकी है वी लैम्प। लैम्प का वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, लैम्प का इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है वहां से वो भी इंक्रीज करेगा, और टोटल करंट की वैल्यू वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टोटल करंट वायर और उनकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो जब आपके पास इंडिविजुअल क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली फाइनल क्वांटिटी भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो लैंप है बेसिकली वो पैरेलल कनेक्ट हुआ हुआ है वायर के साथ। लैंप इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द वायर। ठीक है, तो वो वायर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो हमने अगर लैंप कनेक्ट किया तो लैंप में भी आपको इसी तरह का सिनेरियो मिला, और इसमें अगर आप थोड़ा सा और एडवांस चाहो तो थोड़ा सा और एडवांस कंसिडर करने का मतलब ये है कि अगर हम इससे अप्लाई करते हैं इस केस पर कि एक सोर्स से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वायर से फ्लो होते हुए वो आपके पास पॉइंट वाई पर पहुंच रहा है, और वहां से आपको वापस वो इस डायरेक्शन में मिल रहा हो,
तो हमारे पास सिनेरियो कैसा होगा, क्योंकि इसमें अब आप क्या देख रहे हो कि एक ईएमएफ का सोर्स ऊपर लगा हुआ है और एक ईएमएफ का सोर्स नीचे लगा हुआ है E2। ठीक है। और जो सेंटर में हमारे पास सिनेरियो होगा, पॉइंट ए बी हम इसमें कंसिडर करेंगे। लेट सपोज हम इस पॉइंट को पॉइंट ए कंसिडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी कंसिडर करते हैं। और इन्हें ए बी कंसिडर करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर वायर के कनेक्शंस अगर चेंज करें, मतलब एक कनेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाए और एक कनेक्शन हम यहाँ पर ए पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, मतलब हम वायर को अब मूव कर रहे हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी अपनी मर्जी से। और हमने यहाँ पर डिफरेंट पोजीशंस कंसिडर कर ली कि पॉइंट ए पर भी हम चेक कर लेंगे कि वैल्यू कैसी होगी। और इस बार हमने एक्स पे नहीं रखा उसे, ठीक है, एक्स पे हमने देख लिया कि जीरो होती है। और इस बार हमने इसे एक्स के बाद रखा है और वाई से पहले रखा है, ताकि मिड में हमारे पास वैल्यू हो। और बेसिकली इसका पर्पस ये करने का कि यहाँ पर हमें ईएमएफ की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो जो कि अननोन है, तो हमारा मेन पर्पस इस बार ये है, फाइंडिंग एन अननोन ईएमएफ। ठीक है, और डायग्राम में आपको पता चल ही रहा है कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो हम ये देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। और इसमें जो E1 है वो हम नोन कंसिडर करते हैं, इसके बारे में हमें पता है। और E2 को हम कंसिडर कर रहे हैं अननोन, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपके पास, जिस तरह के सबसे पहला पॉइंट, अब हमने दो जंक्शंस तो वैसे लिए हुए हैं एक्स और टी पहले, एक्स और वाई। ठीक है। और अब इनके बीच में अगर हम देखें, सबसे पहली बात, जो आपके पास ओरिजिनल टी लिखा हुआ है जो कि डायग्राम में यहाँ पर है बिल्कुल सेंटर में ऑलमोस्ट, तो पहली बात तो ये कि वोल्टेज अक्रॉस द वायर बिटवीन द टू जंक्शंस। अच्छा, अगर आप दो जंक्शंस की बात करो ना, तो इस डायग्राम में दो जंक्शंस कौन से हैं? एक तो ये एक्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से करंट दो जगह पे डिवाइड हो रहा है, एक डाउनवर्ड और एक फॉरवर्ड। और एक आपके पास टी होगा, ठीक है, क्योंकि टी आपके पास कनेक्शन बना रहा है तो उसकी वजह से भी आपके पास एक जंक्शन बन रहा है। तो हमारे पास जो दो जंक्शंस के बीच में वोल्टेज होगा, एक्स एंड टी, इज यूज टू बैलेंस आउट द करंट प्रोड्यूस बाय द सेल E2। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा सोर्स लगा हुआ है, तो जो वोल्टेज आपके पास होगा एक्स और टी के बीच में, ठीक है, उसमें जो भी करंट की वैल्यू होगी वो हम E2 को बैलेंस करने के लिए यूज करेंगे। एक बात हो गई। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो एक्स और टी की लेंथ होगी, ठीक है, वो आपके पास E2 का जो वोल्टेज होगा उसको चेंज करने के लिए आप यूज कर सकते हो, जिस तरह हमने पुरानी डायग्राम्स में देखा, अपनी पुराने सेटअप्स में देखा
कि जो जंक्शन टी था, अगर टी को आप एक्स पर ले जाओ, वाई पर ले जाओ, तो आपकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही थी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि जो लेंथ होगी एक्स और टी के बीच में, ठीक है, उसे आप चेंज कर सकते हो, ताकि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है E2 का वो भी चेंज हो सके। ठीक है, ये वाली बात तो पुरानी है, जो कि हम ऑलरेडी इतना डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और बात डिस्कस ये करते हैं कि लेट सपोज आपने एक्स और टी के रेफरेंस को आप दोबारा कंसिडर करो, और उसको इस तरह से कंसिडर करो कि लेट सपोज अगर वो लेंथ हमारे पास स्मॉल होती, अगर लेंथ स्मॉल होती, तो आप इसके बारे में क्या कंक्लूजन लिखते कि जो वोल्टेज होगा आपके पास, जो कि एक्स टी से आपको मिल रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक वोल्टेज लिखते हैं हम एक्स टी, जो कि एक्स और टी के बीच में वोल्टेज मिल रहा है, तो उस वोल्टेज की वैल्यू और जो आपके पास E2 की वैल्यू है, तो किसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए? अगर आपके पास एक्स और टी की लेंथ स्मॉल लेते हैं हम, यानी हम टी को क्लोज ले आए एक्स के, ठीक है, मतलब बिल्कुल एक्स पे नहीं लेकर आना, लेकिन क्लोज लेकर आना है, इसकी लेंथ को हम शॉर्ट कर दें। जैसे कि आपके पास ये पॉइंट ए पर हम लेकर आए हैं, तो जब आप इसे पॉइंट ए पर ले आए, तो आपकी देखो एक्स और टी के बीच की लेंथ शॉर्ट हो गई। ठीक है, तो जब आप इसे शॉर्ट कंसिडर करोगे, तो शॉर्ट कंसिडर करने का मतलब ये है कि जो वोल्टेज होगा आपके पास VXT, और जो E2 की वैल्यू होगी, तो कौन सी इसमें वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए? E2 की या VXT की? सिर्फ VXT की जो वैल्यू होगी हम्म। वोल्टेज की, जी, वो तो कम होगी वो ना, कम हो क्योंकि जाएगी, लेंथ लेंथ कम कम हो हो गई, बिल्कुल। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि E2 की वैल्यू आपके पास ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, जी तो इसमें आपके पास E2 की वैल्यू ग्रेटर होगी VXT से, क्योंकि हमारे पास लेंथ शॉर्ट होने का मतलब ये कि एक्स और टी की लेंथ शॉर्ट होने का मतलब ये कि रेजिस्टेंस कम और वोल्टेज कम, तो वोल्टेज आपके पास ऑटोमेटिक इसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और करंट जो है वो फ्लो करेगा किसकी डायरेक्शन से? एंड करंट फ्लोज अकॉर्डिंग टू E2। इसका मतलब ये कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो करंट फ्लो करेगा E2 की डायरेक्शन से। और अगर हम इसको इन शॉर्ट एक डायग्राम में देखें, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये हमारा E2 है, तो आपके पास डिफ्लेक्शन इस तरह से होगी कि करंट आपके पास E2 से फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि आपकी वोल्टेज जो एक्स टी की वैल्यू है वो कम है, वो कम है, तो करंट भी कम होगा, क्योंकि अभी हमने पिछली डायग्राम्स में यही देखा कि जब वोल्टेज वेरी कर रहा था तो करंट भी उसके साथ वेरी कर रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करो, कि अगर आपकी लेंथ एक्स टी लार्ज हो जाए, ठीक है, तो लार्ज होने का मतलब ये कि अब पहले वाले के हम ऑपोजिट लिख लेंगे, कि अब VXT ग्रेटर हो जाएगा E2 से, और जो करंट फ्लो करेगा एंड करंट फ्लोज अकॉर्डिंग टू XT।
तो फिर एक्स टी की डायरेक्शन से करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब ये कि अगर हम ई टू को कंसिडर करें दोबारा से, तो डिफ्लेक्शन आपकी राइट पर हो जाएगी, क्योंकि जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है। और कुछ मतलब एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पे आपके पास दोनों का वोल्टेज जो है वो सेम हो जाएगा एक पर्टिकुलर लेंथ पे आके। तो उस पर्टिकुलर लेंथ पे अगर आप एक ऐसी लेंथ कंसीडर कर रहे हो जहाँ पे दोनों का वोल्टेज सेम है, एक्स टी और ई टू दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई डिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगी। ठीक है। और डिफ्लेक्शन नजर ना आने का मतलब ये हुआ उसने जीरो रीड किया। और जीरो रीड करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास इस डायग्राम में कितने लूप्स हैं, एक या दो? टोटल हमारे पास यहाँ पे डायग्राम में टोटल कितने लूप्स बन रहे हैं? दो लूप्स बन रहे हैं। एक ऊपर वाला लूप है और एक नीचे वाला लूप है जो ई टू के साथ बन रहा है, और एक ऊपर वाला है जो ई वन के साथ बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएंगे किसी एक पॉइंट पर आकर, जब गैल्वानोमीटर यानी यहाँ पर जो हमारे पास मीटर लगा हुआ है वो कोई भी रीडिंग नोट नहीं करेगा, तो वो वोल्टेज या करंट करंट आपके पास किस पार्ट में फ्लो करेगा, किस पार्ट में नहीं? क्योंकि हमने देखा कि जब वी एक्स टी ग्रेटर था तो ई टू की तरफ से करंट फ्लो हुआ, जब वी एक्स टी लेस था तो आपके पास उसका ऑपोजिट हुआ। लेकिन जब दोनों सेम होंगे तो आपके पास जीरो का मतलब ये हुआ कि गैल्वानोमीटर का मतलब है वो करंट की रीडिंग नोट करता है। तो गैल्वानोमीटर जीरो दिखाने का मतलब ये कि करंट सिर्फ पहले वाले लूप में फ्लो कर रहा है, दूसरे में फ्लो ही नहीं कर रहा। ठीक है। तो करंट ओनली फ्लोज इन द टॉप पार्ट। तो सिर्फ ऊपर वाले जो सेक्शन में है वहां पर करंट फ्लो करेगा और नीचे वाले में आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और उसकी वैल्यू जो होगी करंट की वो भी सेम होगी जो आपको इनपुट से मिल रही है, क्योंकि करंट अब नीचे वाली डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। और दूसरी बात ये कि अगर आपने वी एक्स टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, उसमें हम कंपैरिजन मेथड यूज कर लेंगे यानी रेशियो मेथड। और दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं, वी इज इक्वल्स टू आई आर। क्योंकि हमारे पास जब करंट एक ही साइड से फ्लो कर रहा है तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस फिक्स हो गई, V इज इक्वल्स टू आई आर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उस वैल्यू को यूज करते हुए हम ई टू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पर कंसिडर किया कि जब मीटर जीरो रीड करेगा तो वी एक्स टी इक्वल होगा ई टू के। तो जब वी एक्स टी की वैल्यू आ जाएगी तो हम जीरो उसको कंडीशन पे रख के चेक कर सकते हैं कि आपके पास ई टू की वैल्यू भी कितनी होगी। ठीक है। और इसमें बस एक कंडीशन और है, वो कंडीशन आपके पास ये है कि आपने एक चीज देखी होगी कि ई वन और ई टू के टर्मिनल्स जो है वो सेम साइड पे हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि ई टू का पॉजिटिव राइट पर था और ऊपर वाले का डिफरेंट था।
दोनों का आपके पास सेम था। ठीक है। और इसमें आपको दो कंडीशंस याद रखनी है। वो दो कंडीशंस ये हैं, फर्स्ट वन, कि अगर आपने ऊपर वाला जो भी हमने मेथड डिस्कस किया, अगर हम उसे अपने फॉर्मूला या अपनी डायग्राम पे अप्लाई करेंगे, तो उसको अप्लाई इस तरह से करेंगे। उसके लिए एक कंडीशन ये कि E2 की वैल्यू लेस होनी चाहिए E1 से, और उसका रीजन ये है कि जो वोल्टेज होगा कैन बैलेंस इट। क्योंकि अगर वो ऑलरेडी बैलेंस होगा तो आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया कि वहां पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसलिए उसकी E2 की वैल्यू को लेस रख के हम उसे स्टार्ट करेंगे, ताकि हम वायर के थ्रू से मूव करके बैलेंस कर सकें कि कितना मूवमेंट हमने की। और दूसरी बात ये, E1 और E2 जो भी सोर्स होंगे, उनके टर्मिनल्स आपके पास सेम होने चाहिए। मस्ट हैव दी सेम टर्मिनल्स फेसिंग ईच अदर। ठीक है, ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। ठीक है यहाँ तक। जी सर। लास्ट 2 पॉइंट्स वापस दिखा सकते अच्छा। और ये आपके पास कॉन्सेप्ट है पोटेंशियोमीटर का।